नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का ज्योग्राफी निर्मल प्रकाशन बुक। आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर वाइज जो भी फैक्ट होंगे उसको मैं आज आपको कवर कराऊंगा। तो आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर होगा वो है यूनिट 6 और जो चैप्टर का नाम है आर्थिक भूगोल। इसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे उसको आज हम लोग कवर करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको मैं अभी कराने वाला हूँ और मैं यहाँ जब आपको इस थ्योरी को कंप्लीट करा दूंगा तो आप खुद से एमसीक्यू को मारिएगा, देखिएगा आपको एमसीक्यू लगाने में कितना आसानी होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला है हमारा आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो, उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा जो पहला है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया क्या होती है, पहले इसके बारे में हम लोगों को जान लेना है बेसिक। प्राथमिक क्रिया वो क्रिया होती है जो नेचुरल होती है, मतलब प्राकृतिक के द्वारा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, उसे हम लोग प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक तौर पर देखा जाए प्राथमिक क्रिया में तो प्राकृतिक और भूमि से संबंधित जो भी संसाधन है उसका उपयोग मतलब उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके अंतर्गत प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो आइए हम लोग आसान भाषा में समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि आपका आ जाएगा। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि एक प्राथमिक क्रिया का उदाहरण दीजिए तो आप क्या बोलिएगा, कृषि। ठीक है, कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा। ठीक है, अब पशुपालन में जितने भी प्रकार के पशुपालन है, जैसे बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि मुर्गी पालन किसका उदाहरण है, प्राथमिक क्रिया का या किसी और क्रिया का, तो आपको आना चाहिए कि पशुपालन जो है या मुर्गी पालन है ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कृषि, ठीक है, कृषि कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएंगे, तो प्राथमिक क्रिया। ठीक है, पशुपालन प्राथमिक क्रिया। पशुपालन में जैसे मुर्गी पालन हो गया, भेड़ पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, किसी भी प्रकार का पशुपालन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब जैसे लकड़ी का काटना, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे लकड़ी काटना है किसके अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। लकड़ी को चुनना या लकड़ी का संग्रह करना ये भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये देखिए प्राकृतिक संसाधन है ना, इसको संग्रह किया जा रहा है। ठीक है, तो पशुपालन, लकड़ी एकत्रित करना, मछली पकड़ना, शिकार करना। ठीक है, मछली पकड़ना या मछली पालन। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, मछली पालन को हम लोग पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आ गया मछली वाला तो इसलिए मैं बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा, पीसी कल्चर। ठीक है, मछली हम लोग खाते हैं ना, तो मछली को हम लोग कैसे खाते हैं, पीस पीस कर कर। तो याद रखिएगा, मछली से पीस से पीसी कल्चर। ठीक है, मछली पालन को हम लोग मछली पालन को क्या बोला जाता है, तो पीसी कल्चर। ठीक, एक अलग मछली पालन पकड़ना से संबंधित आया तो इसलिए मैंने बता दिया, हालांकि आगे भी मैं डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन आ गया, तो कृषि आ जाएगा, शिकार करना आ जाएगा, मछली पकड़ना आ जाएगा, लकड़ी काटना, लकड़ी संग्रह करना। ठीक है, आदिम कृषि। ठीक है, खनन आ जाएंगे। ठीक है, जो भी खनन है, माइनिंग्स वगैरह, वो सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, पशुपालन। ठीक है, पशुपालन में मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, ये सारे प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। प्राकृतिक या भूमि से संबंधित होता है।
तो प्राकृतिक से कौन कौन संबंधित हो गया? नेचुरल से कृषि करना, ठीक है, पशुपालन, भूमि से खनन हो गया, ठीक है। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन आ गया, यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे कृषि करना हो गया, पशुपालन हो गया, लकड़ी काटना, लकड़ी संग्रह करना, ठीक है, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सारे प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ गए। और अब देखिए एक चीज, ये जो प्राथमिक क्रिया के जो भी श्रमिक वर्ग है या इसके अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? रेड कॉलर श्रमिक, ठीक है। रेड कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों को रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा अगर बुक है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए द्वितीय 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 क्रिया क्या है, ठीक है, या सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है? तो हम लोग देखेंगे द्वितीय क्रिया है, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत वो कौन सा चीज आएंगे? तो देखिए प्राथमिक में हम लोग कृषि पढ़े, ठीक है, कृषि किसके अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक में, ठीक है। अब कृषि में मान के चलिए कि कृषि में आप गेहूं का उत्पादन किए, ठीक है, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि कृषि प्राथमिक क्रिया में तो आप कृषि में मान लीजिए गेहूं का उत्पादन किए, ठीक है। अब उस गेहूं से अगर रोटी बना दिया जाए, ठीक है, ठीक है, गेहूं से अगर रोटी बना दिया जाए तो रोटी किसके अंतर्गत आएगा? द्वितीय क्रिया के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत निर्माण, ठीक है, निर्माण कार्य द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो निर्माण किसके अंतर्गत आता है? तो द्वितीय, किसी भी चीज का निर्माण करना है, ठीक है। मान लीजिए कपास का आप उत्पादन किए और कपास से वस्त्र बना दिए, तो वस्त्र बनाना, वो जो वस्त्र बना वो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ गया। लेकिन अगर कपास किसके अंतर्गत आएगा? तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत, ठीक है। कपास क्या है? वो तो कृषि है, तो वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ गया। अब यदि कपास से हम अगर साड़ी बना दे उदाहरण के लिए, या पोशाक बना दे, तो वो क्या बन जाएगा? द्वितीय क्रिया। कपास हो गया प्राथमिक और साड़ी हो गया हमारा द्वितीय। उसी प्रकार से गेहूं जो हो गया हमारा प्राथमिक। अब गेहूं से अगर रोटी बना दे तो रोटी क्या हो गया? द्वितीय हो गया। बात मेरा समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना भी प्रकार का निर्माण होगा, अब वो निर्माण सड़क निर्माण हो या वस्त्र निर्माण हो या घर का निर्माण हो, वो सारे निर्माण द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आशा करते हैं कि हम आपको समझा सके हो या समझा पाए हो। देखिए द्वितीय क्रिया के अंतर्गत क्या आ जाएगा? जैसे देखिए तांबा का गलना, ठीक है, तांबा तो माइनिंग से निकला, वो तांबा है, ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्स हो गया। यदि तांबा को गला दिए, ठीक है, गला करके कोई और उसका आकार बना दिए, तो वो क्या बन जाएगा? द्वितीय क्रिया बन जाएगा। इस्पात का निर्माण, ठीक है, इस्पात का निर्माण करना, ठीक है। देखिए कपास से के वस्त्र निर्माण करना, कपास तो प्राथमिक हो गया, लेकिन वस्त्र का निर्माण क्या हो जाएगा? द्वितीय क्रिया। गृह निर्माण, सड़क निर्माण, ठीक है, भवन निर्माण, जो भी किसी भी प्रकार का अगर निर्माण आए, ठीक है, देखिए निर्माण शब्द है यहाँ पे, निर्माण शब्द जहां जहां पे रहेगा सारा द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पे गेहूं है, ठीक है, प्राथमिक। गेहूं से अगर बिस्कुट बना दिए तो बताइए बिस्कुट क्या होगा? कौन सा क्रिया के अंतर्गत आएगा? आप ही बताइए। तो बिस्कुट क्या आ जाएगा? द्वितीयक। अब गेहूं प्राथमिक। जैसे ही हम गेहूं से बना दिए बिस्कुट, तो बिस्कुट से निर्माण हो गया, निर्माण हुआ ना। गेहूं से क्या निर्माण किया हम लोग? बिस्कुट का बना दिए, तो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत बिस्कुट आ जाएगा। मेरा बात समझ रहे हैं? जितने भी प्रकार के निर्माण होंगे वो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आएंगे। और इसमें द्वितीय क्रिया के अंतर्गत जो भी श्रमिक है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ब्लू कॉलर श्रमिक। तो ब्लू कॉलर श्रमिक किसके अंतर्गत आते हैं या किसे कहा जाता है? ब्लू कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है? तो द्वितीय क्रिया को। रेड कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्रिया को। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो प्राथमिक में आप समझ चुके हैं ना, प्राथमिक में क्या जाएगा? कृषि आ जाएगा, पशुपालन, लकड़ी काटना, लकड़ी संग्रह करना, ठीक है, कृषि करना, ठीक है, खनन इत्यादि, ये सारे प्राथमिक में आ जाएंगे। इसे रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं। द्वितीयक में जितने भी प्रकार के निर्माण है, ठीक है, प्राथमिक क्रिया से
होने वाले निर्माण को हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक क्रिया। जैसे मान लो गेहूं है तो गेहूं से रोटी बना दिए तो ये क्या बन गया, रोटी जो हमारे का द्वितीयक हो गया। गेहूं से बिस्कुट बना दिए तो बिस्कुट से निर्माण, गेहूं से क्या निर्माण हो गया, बिस्कुट का, तो बिस्कुट हो जाएगा द्वितीयक क्रिया। कपास है, कपास से वस्त्र बना दिए तो द्वितीयक क्रिया। तो आप इसको याद रखिएगा, सड़क निर्माण, गृह निर्माण, निर्माण शब्द जहां भी आएगा तो वो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और द्वितीय क्रिया को ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर, देखिए हमारा तृतीयक में क्या आएगा। तो तृतीयक में सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी सेवा आते हैं, सेवा का मतलब आ गया जितने भी नौकरी वगैरह वो सब सेवा के अंतर्गत आते हैं ना। जितने भी विभिन्न उच्च सेवाएं हैं, जैसे जितने भी सरकारी नौकरी हो गए, ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे किसी प्रकार का नौकरी वगैरह वो सब सेवा के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे चिकित्सा, डॉक्टर क्या है, चिकित्सा क्या है, मतलब सेवा के अंतर्गत आता है। ठीक है। ठीक है। सेना सब सेवा कर रहा है, देश का सेवा, तो सेवा के अंतर्गत सेना सब तृतीय के अंतर्गत। इतना याद रखिएगा कि जो भी नौकरी पेशा या उच्च सेवा है वो द्वितीय तृतीयक व्यवसाय या तृतीय क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो तृतीय क्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उच्च सेवा आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा। तो शिक्षा किसके अंतर्गत आता है, तो तृतीयक व्यवसाय या तृतीय क्रिया के अंतर्गत। उसके बाद देखिए व्यापार, वाणिज्य, संचार, परिवहन, ठीक है, प्रशासन, और एक इंपॉर्टेंट है हमारा मनोरंजन। ठीक है। अब बताइए मनोरंजन में सब आ जाएगा, मनोरंजन में खेल कूद वगैरह सब आ जाएगा, जो भी चीज मनोरंजन के, पर्यटक भी शायद इसी के अंतर्गत आएंगे, मनोरंजन के अंतर्गत। ठीक है। घूमना फिरना, पर्यटन। तो शिक्षा किसके अंतर्गत आएगा, तो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत या तृतीय क्रिया के अंतर्गत। विभिन्न प्रकार के उच्च सेवा किसके अंतर्गत आएगा, तृतीयक में। परिवहन तृतीयक, संचार तृतीयक, वाणिज्य व्यापार तृतीयक। ठीक है। प्रशासन, मनोरंजन, मनोरंजन में खेल आ जाएगा, घूमना फिरना। ठीक है। ये सारे तृतीयक के अंतर्गत आते हैं। यहां तक क्लियर है। वाणिज्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्यापार, व्यापार वाणिज्य किसके अंतर्गत आता है, तृतीयक। संचार किसके अंतर्गत आएगा, तृतीयक। शिक्षा किसके अंतर्गत आएगा, तृतीयक। मनोरंजन, मनोरंजन में खेल कूद पर्यटन सब तृतीयक में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, तो और इसे तृतीयक वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, पिंक कॉलर श्रमिक। ठीक है। तृतीयक वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पिंक कॉलर श्रमिक। यहां तक क्लियर है। अब आइए चतुर्थ में हम लोग देखेंगे। देखिए चतुर्थ है हमारा, नजर आ रहा है ना। देखिए चतुर्थ क्या है, चतुर्थ में सबसे इंपॉर्टेंट है अनुसंधान, ठीक है, और प्रबंधन, जिसको हम लोग रिसर्च बोलते हैं। ठीक है। अनुसंधान किसके अंतर्गत आता है, तो चतुर्थ के अंतर्गत, याद रखिएगा। ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। सूचना, विज्ञान, विज्ञान सूचना, ठीक है, ठीक है, शोध कार्य, अनुसंधान, प्रबंधन, प्रबंधन, ये किसके अंतर्गत आएंगे, चतुर्थ। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूं, अनुसंधान, आपसे डायरेक्ट पूछेगा अनुसंधान किसके अंतर्गत आता है, या अनुसंधान प्रबंधन किसके अंतर्गत आता है, तो चतुर्थ के अंतर्गत। सूचना किसके अंतर्गत आएगा, चतुर्थ। ठीक है। विज्ञान किसके अंतर्गत आता है, तो चतुर्थ। ठीक है। शोध कार्य, ठीक है, शोध कार्य किसके अंतर्गत आता है, चतुर्थ। बस इतना पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इस जो चतुर्थ वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर श्रमिक। ठीक है। चतुर्थ वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाइट कॉलर श्रमिक। ठीक है। चतुर्थ में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा अनुसंधान और प्रबंधन, सूचना, विज्ञान, शोध कार्य। ठीक है। जितना भी शोध कार्य या रिसर्च वाले जितने भी पार्ट होंगे वो चतुर्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है।
जैसे प्रौद्योगिकी हो गया हमारा, विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। तो सूचना, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हो गया, शोध कार्य हो गया, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? चतुर्थ के, और इसे व्हाइट कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अब देखिए पंचम, पंचम में एक चीज आप याद रखिएगा, पंचम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसमें कानूनी सलाहकार, ठीक है, सलाहकार या सलाह देने का कार्य किसमें किया जाता है? तो पंचम में, ठीक है। पंचम में क्या है? सलाह देने का कार्य किया जाता है। वो सलाह कानूनी सलाहकार हो या किसी भी प्रकार का सलाह देने का जो भी कार्य होगा वो पंचम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो सलाहकार, कानूनी सलाहकार या सलाहकार किसमें सम्मिलित है? पंचम में। और पंचम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण कॉलर। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, ठीक है, स्वर्ण कॉलर के नाम से हम लोग जानते हैं पंचम को। देखिए पंचम के अंतर्गत कौन आएंगे? तो पंचम के अंतर्गत इंपॉर्टेंट में आपका हो जाएगा कानूनी सलाहकार, ठीक है। कानूनी सलाहकार या किसी भी प्रकार का सलाहकार पंचम के अंतर्गत आता है। और पंचम को हम लोग कौन सा, मैंने इसके श्रमिक को क्या कहते हैं? स्वर्ण कॉलर श्रमिक। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहते हैं। और जैसे व्हाइट कॉलर है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जैसे चौथा में है ना व्हाइट कॉलर, तो सफेद कॉलर पोशाक भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे है पिंक है, तो पिंक को क्या बोलते हैं? गुलाबी कॉलर पोशाक भी कर सकते हैं, या गुलाबी पोशाक श्रमिक भी कर सकते हैं। इस तरह से आएगा तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। पिंक को क्या बोलते हैं? गुलाबी, ठीक है। व्हाइट को हम लोग सफेद बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन मत होइएगा अगर हिंदी में आ जाएगा तो। उसके बाद देखिए प्राथमिक में तो यहाँ तक हम लोग पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पशुपालन, अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए मिश्रित कृषि क्या है? देखिए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, व्यापारिक कृषि को। तो देखिए व्यापारिक कृषि क्या है? ये एक आधुनिक कृषि है, ठीक है। ये क्या है? व्यापारिक कृषि एक आधुनिक कृषि है। इसके साथ साथ खाद्यान्न के साथ साथ व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए हम लोग इसको, देखिए इस कृषि को हम लोग आधुनिक कृषि के नाम से कहा जाता है। मतलब आधुनिक कृषि कहते हैं हम लोग इसको। व्यापारिक कृषि को क्या कहा जाता है? आधुनिक कृषि। अब देखिए इसमें खाद्यान्न एवं व्यापारिक फसलों का उत्पादन तथा पशुपालन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, इसीलिए इसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। तो व्यापारिक कृषि में देखिए खाद्यान्न का भी उत्पादन किया जाता है, व्यापारिक फसलों का भी उत्पादन किया जाता है, साथ ही साथ पशुपालन भी किया जाता है व्यापार के उद्देश्य से, इसीलिए हम लोग इसे व्यापारिक कृषि कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो धान गेहूं उगाया ही जाता है, साथ ही साथ व्यापारिक फसलों जैसे कपास वगैरह हो गया, ठीक है, गन्ना वगैरह का कृषि किया जाता है। पशुपालन दूध और मांस के लिए जो है व्यापार के दृष्टिकोण से इस कृषि को किया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग व्यापारिक कृषि कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखिए अब देखिए मिश्रित कृषि क्या है? अब यहाँ पे देखिए कुछ है, जैसे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका एशिया में क्या है? स्टेपी पाया जाता है, ठीक है। अमेरिका में, अमेरिका में क्या पाया जाता है? तो पेरी, ठीक है, पेरी हो गया। उत्तरी अमेरिका में पेरी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, और ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स, ठीक है। इन प्रदेशों में मुख्य उपज गेहूं है, ठीक है। इसका उत्पादन बड़े पैमाने में किया जाता है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। आपसे पूछेगा स्टेपी कहाँ पे पाया जाता है? स्टेपी क्षेत्र या स्टेपी प्रदेश कहाँ पाया जाएगा? तो एशिया में। उत्तरी अमेरिका में क्या पाया जाता है? पेरी क्षेत्र। दक्षिणी अमेरिका में क्या पाया जाएगा? तो पंपास, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में डांस, ठीक है।
अब देखिए मिश्रित कृषि क्या है। देखिए देखिए मिश्रित कृषि से कहते हैं क्योंकि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको मिश्रित कृषि मतलब कृषि और पशुपालन को मिला करके किया जाता है, मतलब व्यापार के दृष्टिकोण से, इसीलिए हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। तो मिश्रित कृषि में कौन कौन आ जाएगा? तो मिश्रित कृषि में आपका जो फसल का भी उत्पादन किया जाएगा और पशुपालन को भी उसमें मिला करके व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। अब देखिए मिश्रित कृषि में क्या है, फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। ठीक है, मिश्रित कृषि में इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। और इसमें देखिए दोहरा लाभ होता है। दोहरा लाभ कैसे होगा? देखिए एक लाभ तो कृषि फसल के द्वारा होता है, दूसरा लाभ पशुपालन के द्वारा होता है। ठीक है, पशुपालन के द्वारा, तो कृषि से भी एक लाभ हो गया, दूसरा लाभ पशुपालन से भी हो गया, और दोनों को मिला करके मिश्रित कृषि किया जाता है। कृषि और पशुपालन को मिला देने से मिश्रित कृषि बनता है। तो इसमें कृषि से एक लाभ हो गया, दूसरा लाभ पशुपालन से हो गया, इसीलिए यहाँ पे दोहरा लाभ हो गया है। अब देखिए इसमें जो है नुकसान का जो प्रतिशत है वो कम देखने को मिलता है। कैसे कि मान लीजिए कृषि के क्षेत्र में अगर नुकसान हो गया है तो ये जो भी नुकसान हुआ इसका भरपाई पशुपालन के द्वारा कर लिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे दोहरा लाभ बोला गया है। दो तरफ से लाभ होता है। मान के चलिए एक कृषि फसल नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ, यहाँ नुकसान हो गया, तो दूसरा जो कृषि फसल का जो भरपाई है ये पशुपालन के द्वारा कर लिया जाएगा। ठीक है, तो नुकसान होने का संभावना दूसरे से की जाती है। देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, अगर एक के नुकसान होने पर इसकी भरपाई दूसरे से हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना, कि मान लीजिए कृषि फसल में नुकसान हो गया तो पशुपालन से इसका भरपाई कर लिया जाएगा। अगर मान लीजिए पशुपालन में नुकसान हो गया तो कृषि से इसका भरपाई कर लिया जाएगा। ठीक है, दोनों का नुकसान होने का संभावना बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद देखिए उसके बाद है हमारा बाजार उधानी कृषि। ठीक है, बाजार उधानी कृषि को हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए बाजार में इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले है हमारा इसमें देखिए कुछ ये जो बाजार उधानी कृषि है ये आधुनिक कृषि, इसे हम लोग आधुनिक कृषि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो भी उत्पादन होता है बाजार उधानी कृषि में, इसमें फल सब्जी, ठीक है, फूल, सबका जो है कृषि किया जाता है और इसका उत्पादन जो है ट्रक के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इसका जो भी उत्पादन है ट्रक के माध्यम से किया जाता है, इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसको हम लोग ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं? तो बाजार उधानी कृषि को। ठीक है, ये जो आधुनिक व्यापार के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। इसमें इसके अंतर्गत जितना बागानी फसलें हैं, इसका सब्जी का कृषि होता है, ठीक है, फूल का कृषि होता है, फल का कृषि होता है, और जो सब्जी का कृषि होता है, जो भी कृषि हो रहा है सबको मार्केट में ट्रक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान या मार्केट में भेजा जाता है। इसीलिए हम लोग इसे बाजार या उधानी कृषि को ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो ट्रक फार्मिंग के नाम से हम लोग किसे जान रहे हैं? तो बाजार उधानी कृषि को। इसको नोट डाउन करके रखिएगा, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए सब्जियों की कृषि, मैंने बताया ना सब्जियों की कृषि, ये हम लोग पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर वाला ये सब। उसके बाद देखिए सब्जियों की कृषि की जाती है, मैंने अभी बताया था, फूलों की कृषि की जाती है, फलों की कृषि की जाती है। इस सब की कृषि इसके बागान उधामी कृषि के अंतर्गत किया जाता है। और जो भी देखिए ये कृषि से सभी उत्पादन प्रति ट्रक लाद कर नगरों में पहुंचाया जाता है, इसीलिए इसे ट्रक फार्मिंग के नाम से हम लोग जानते हैं, अभी बताया मैंने। ठीक है,
तो देखिए सब्जियों की कृषि को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो हार्टिकल्चर, ठीक है। और हार्टिकल्चर केवल सब्जी के नाम को, सब्जी के कृषि को नहीं बोलते हैं। ये हार्टिकल्चर हमारा जो है इसे हम लोग बागानी कृषि के भी नाम से हम लोग जानते हैं। हार्टिकल्चर क्या है, बागानी कृषि के भी नाम से। यहाँ पे सब्जी कृषि को दिखाया गया हार्टिकल्चर, ठीक है। सब्जी कृषि को हम लोग ऑर्निकल्चर, और ठीक है, सब्जी कल्चर को हम लोग ऑलेरी कल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। हाँ, ये हमारा जो हार्टिकल्चर है इसे हम लोग बागानी कृषि, लेकिन आपको बुक में सब्जी कृषि के रूप में दर्शाया गया है। सब्जी कृषि को हम लोग ऑलेरी कल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फूलों की कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। फूलों की कृषि को हम लोग फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। फूलों की कृषि को हम लोग फ्लोरिकल्चर के नाम से कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। फूलों की कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, तो फूलों की कृषि को हम लोग, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है क्या, यहाँ दिया हुआ है फूल में आर्च कल्चर, ठीक है। आर्च कल्चर, ठीक है। आपके बुक में दिया हुआ है आर्च कल्चर, ठीक है। आर्च कल्चर दिया हुआ है, आर्च कल्चर, ठीक है। फलों की कृषि को कहते हैं, लेकिन फलों की कृषि को हम लोग पोमोलॉजी के भी नाम से हम लोग जानते हैं, या पोमोकल्चर के भी नाम से हम लोग फल के कृषि को जानते हैं। यहाँ तक याद है, ठीक है। तो आपके बुक के हिसाब से थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए सब्जी की कृषि को हम लोग हार्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। फूलों की कृषि को हम लोग फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। फलों की कृषि को हम लोग आर्च कल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, ठीक है। और सेव की कृषि को हम लोग एपिकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कुछ हम आपके लिए बना करके लाए हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। अभी हम लोगों ने, आप जो बुक में दिया है वो तो ठीक ही है, थोड़ा सा इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर एग्जाम में आता है तो ठीक है, अगर आपके स्कूल में सर या मिस कुछ बताई हो तो आप उसी को फॉलो कीजिएगा, और यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ। तो फूलों की कृषि को हम लोग फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं, जो आपके बुक में दिया है, सही है। सब्जियों की कृषि को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ऑलेरी कल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सब्जी के कृषि को हम लोग ऑलेरी कल्चर के नाम से जानते हैं। और आपके बुक में हार्टिकल्चर दिया हुआ है सब्जियों की कृषि को, जो हार्टिकल्चर एक्चुअल में बागानी कृषि को हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और फलों की कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, आपके बुक में दिया है आर्च कल्चर, ठीक है। और फलों की कृषि को हम लोग पोमो कल्चर के भी नाम से जानते हैं, यहाँ तक ठीक है। अंगूर की कृषि को हम लोग विटीकल्चर के नाम से जानते हैं, और आपके बुक में सेव की कृषि दिया हुआ जो एपिकल्चर के नाम से, ठीक है। मछली की कृषि को हम लोग बता ही चुके हैं, पीसी कल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं, यहाँ तक क्लियर है। मैंने एक्स्ट्रा में कुछ बता ही दिया, अंगूर की कृषि को क्या कहते हैं। आपके बुक में दिया हुआ सेव के कृषि को एपिकल्चर दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको अंगूर की खेती को बता दिया, विटीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सारे मैंने बता ही दिया, एक्स्ट्रा कुछ बता दिया, आप देख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। और आप लोग बताइएगा, आप एग्जाम जब दीजिएगा तो इस क्वेश्चन से मैंने क्या पढ़ाया है, कितना लड़ा, 2 लड़ा ना 3 लड़ा ना 4 लड़ा, बताइएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन लड़ेगा आप हमको बताइएगा, कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दूध पशुपालन, ठीक है, ठीक है। दूध की शुद्धता को हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं, ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपके बुक में नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं, तो दूध की शुद्धता को, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग इम्पोर्टेंट में चले जाएंगे। देखिए दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण कौन उत्पादन, मतलब दूध उत्पादन में कौन 1 नंबर में है, कौन 2 नंबर में, इसको जानना जरूरी है।
तो देखिए, पहले दूध उत्पादन के दृष्टिकोण से विश्व में एक नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका था, लेकिन अभी कौन है? भारत है। तो दूध उत्पादन के क्षेत्र में एक नंबर पे अभी कौन है? भारत। और पहले अमेरिका हुआ करता था, जो आपके बुक में दिया हुआ है। लेकिन अगर देखिए, ऑप्शन के हिसाब से मारा जाता है। अगर आपके ऑप्शन में दे दिया कि दूध उत्पादन या दूध प्रदेश के क्षेत्र में या दूध उत्पादन के क्षेत्र में एक नंबर पे या प्रथम नंबर पर कौन है या प्रथम स्थान किसका है, तो मान लीजिए ऑप्शन में अमेरिका दिया हुआ है, ऑप्शन में भारत भी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अगर भारत दिया हुआ होगा एक नंबर में, तो भारत सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपके स्कूल में बोलेगा कि नहीं अमेरिका एक नंबर में है, तो वो सही हो जाएगा। जो आपके स्कूल के टीचर बोले वही सही। लेकिन अभी रिसेंट अपडेट के अनुसार एक नंबर पे दूध उत्पादन के क्षेत्र पे भारत अभी एक नंबर पे है, दूसरा स्थान अमेरिका है। ठीक है, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है कि अमेरिका प्रथम स्थान पे है। ठीक है, ये मैंने अपडेट के हिसाब से बता दिया, लेकिन आप देख लीजिएगा। ठीक है, भारत का स्थान अभी प्रथम स्थान पे दूध उत्पादन में, अभी दूसरा स्थान में चला गया संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पे हो गया है यूरोप। ठीक, प्रथम ही पूछता है, प्रथम दूसरा को याद रखिएगा, बस इतना ही याद कीजिएगा। उसके बाद है कहवा यानी कॉफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया कि दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी अभी वर्तमान में रिसेंट में अभी भारत एक नंबर पे है। अगर ऑप्शन रहेगा भारत तो भारत में टिक कीजिएगा, ऑप्शन अगर भारत नहीं रहेगा तो अमेरिका सही हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बता दिया। आपके बुक में वैसे अमेरिका एक नंबर पे दिया हुआ है दूध उत्पादन के क्षेत्र पे, लेकिन मैं रिसेंट डेटा के हिसाब से, मतलब रिसेंट जो भी अपडेट आया है उसके हिसाब से मैं भारत के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, और दूध की शुद्धता मैंने बता ही दिया, लैक्टोमीटर। उसके बाद हो गया कॉफी को देखेंगे। कॉफी सबसे पहले इथोपिया के पठार पे उगाया गया था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, यमन का जो मोचा कहवा है वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद देखिए, ये सब नहीं पढ़ना है अब। कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है विश्व में? तो ब्राजील का है प्रथम स्थान पर। ठीक, उसके बाद है उसके बाद हम लोग गन्ना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन जो विश्व में 818 क्विंटल है वो है हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप में गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में अधिकतम 818 क्विंटल। ठीक है, तो हवाई द्वीप में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कपास क्या है? तो कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है? तो काली मिट्टी में। ठीक है, और आप जानते ही हम लोग के भारत के जो राज्य हैं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये सब क्षेत्र में कपास उगाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी में इसका उत्पादन होता है और कपास से वस्त्र बनाया जाता है। ठीक है, ये एक औद्योगिक फसल है, इंडस्ट्रियल फसल बोलेंगे हम लोग इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, कपास का उत्पादन किया जाता है। तो एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ कि कपास का उत्पादन कौन से क्रिया के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक या द्वितीयक? बोलिए, प्राथमिक या द्वितीयक? तो कपास उगाना या कृषि करना प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, औद्योगिक फसल है। अब मान लीजिए इस कपास से अगर वस्त्र बना दे तो वो कौन से क्रिया के अंतर्गत आएगा? तो द्वितीयक के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना? तो कपास क्या है? एक औद्योगिक फसल है। ठीक है, व्यापारिक फसल हम लोग बोलेंगे इसको।
इंडस्ट्रियल फसल बोलेंगे, ठीक है। इसका निर्माण वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता है, उद्योग, इसका उपयोग वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता है। और कपास जो है काली मिट्टी में उगाया जाता है, और उगाने वाला जो क्षेत्र या राज्य है वो हमारा आ जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। और आप नोटिस कीजिएगा कि जितने भी इंडस्ट्रियल हैं जो वस्त्र उद्योग, वो देखिएगा गुजरात में होगा, नहीं तो महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। कारण क्या है कि उसी राज्य में कपास का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। कपास से क्या किया जाता है, सूती वस्त्र निर्माण किया जाता है। देखिए कपास जो विश्व में उत्पादन अगर देखा जाए तो चाइना का प्रथम स्थान है, ठीक है। चाइना क्या है, प्रथम स्थान है, ठीक। दूसरे स्थान पे कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है कपास उत्पादन में, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, देखिएगा ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसे कपास की पेटी कहा जाता है, ठीक है। कपास की पेटी किसे कहा जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को कपास की पेटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में कपास उत्पादन होता है, दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक है। और आपको समझ में भी आया होगा। एक दो क्वेश्चन भी दिखा देते हैं डेमो के तौर पे, ठीक है। देखिए कौन सा प्राथमिक क्रिया, बताइए इसमें प्राथमिक क्रिया कौन है, बताइए। उद्योग होगा, व्यापार होगा, परिवहन, खाद्य संग्राहक। मैंने आपको बोला था ना लकड़ी संग्रह करना है, ठीक है। या फिर खाद्य मतलब होता है कृषि, माने खाने वाला चीज, तो खाद्य को संग्रह कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित कौन सा गौड़, गौड़ का मतलब होता है द्वितीय क्रिया है, बताइए द्वितीय क्रिया कौन है, बोलिए आप। उद्योग है, व्यापार है, खाद्य संग्राहक है, व्यापार है, बोलिए क्या हो जाएगा द्वितीयक में, आपको मैंने क्या बताया द्वितीयक में, बोलिए बोलिए। देखिए यहाँ पे द्वितीयक में बोलिए क्या हो जाएगा, देखिए निर्माण क्या हो जाएगा, द्वितीयक में क्या हो जाएगा, हमारा निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो उद्योग क्या होंगे, उद्योग निर्माण हो रहा है मतलब उद्योग, कारखाना, कारखाना में ही ना निर्माण होता है, तो उद्योग हमारा हो जाएगा, ठीक है। व्यापार तो हमारा तीसरा में आता है ना। उसके बाद देखिए उसके बाद आया व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार की क्रिया है, बताइए। व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार का क्रिया के अंतर्गत आएंगे, बताइए। तो तृतीयक के अंतर्गत आएंगे, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए वाणिज्य और व्यापार है, वाणिज्य और व्यापार तृतीयक में, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब है इसमें, ठीक है। आप इसको जाइएगा, मैंने जो पढ़ा दिया आप जाके खुद से मारने का प्रयास कीजिए, आप खुद मार पाइएगा। तो लाल पोशाक किसके अंतर्गत आएंगे, लाल पोशाक मजदूर या रेड कॉलर वाला जो हम लोगों ने पढ़ा, बताइए। आइए यहाँ पे बताइए। पिंक हो गया तृतीयक, व्हाइट हो गया हमारा पंचम, तो रेड कौन आता है, रेड में प्राथमिक, ठीक है। रेड में कौन, प्राथमिक वाले, ठीक है। अब देखिए फसलों का उत्पादन संबंधित है, बताइए कोई भी कृषि से संबंधित यानी फसल, तो प्राथमिक क्रिया होगा, ठीक है। अब हरा पोशाक कौन सा है, ठीक है। ये आप लोग जाइएगा घर में और जाके, ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हमारा जो अगला चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम है
भारत एक देश के रूप में, इसको, इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से करेंगे। और देखिएगा आप बच्चों, आप लोग एक काम कीजिएगा, ये जो चैप्टर, आप केवल चैप्टर ही पढ़ के, अगर मैं जो समझा दे रहा हूँ उसको ही करके चाहिएगा ना, तो आपको 40 में 30 नंबर आप कंफर्म है ले करके ही आइएगा, ये गारंटी है मेरा। ठीक है, तो मैं आपको अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो भारत एक देश के रूप में, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और इस चैप्टर को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आप केवल चैप्टर ही करके चल जाइएगा ना, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस चैप्टर को ही पढ़ के केवल जाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो आप लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।